मेरा अधिकार, मैं चुनूंगा अपनी सरकार। ये जिद है सबको दिखाने की, ऐ इंडिया तुझको आजमाने की, वो ताकत है ये बताने की। आगे बढ़ेगा अब तो हर दिल में धड़केगा इंडिया, करेगा इंडिया, आगे बढ़ेगा इंडिया। नमस्कार, आदाब, मैं हूं त्रिदीप रमन। वोट करेगा इंडिया में आपका स्वागत है। 2014 आम चुनाव के शंखनाद के अंदर की छुपी सियासी तरंगों को समझने की कोशिश में हम हर बार आपको अलग अलग संसदीय सीटों की चुनावी यात्रा पर ले चलते हैं, वो भी सच दिखाने की जिद के साथ। आज हम आपको एक बार फिर से पश्चिमी यूपी लेकर आए हैं। प्रोग्राम के पहले चरण में आपको लेकर चलेंगे गुड़ और गन्ने की मिठास से लबरेज मुजफ्फरनगर। इसके बाद आप चलेंगे बिजनौर, जहां अजीत सिंह के रालोद की टिकट पर जया प्रदा अपने जलवे बिखेर रही हैं। हर दिन की तरह आज भी इस पूरी चुनावी यात्रा में हमारा साथ देंगे देश के जाने माने चुनाव विश्लेषक अरविंद मोहन मिश्र। अरविंद जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका स्टूडियो में। मुजफ्फरनगर का जिक्र आते ही मुंह में मिठास घुल जाती है, लेकिन दंगों ने इसे कड़वाहट में बदल दिया है। निश्चित रूप से, और सिर्फ इस शहर या इस कंस्टिट्यूंसी का मामला नहीं है, पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में प्रभाव के हिसाब से और चर्चा के हिसाब से पूरे देश में। दंगों को आप किन नजरियों से देखना चाहते हैं? ये सामाजिक समरसता के अभाव में हुआ या राजनीतिक कारण रहे इसके? नहीं, घटना तो बहुत छोटी थी जो भी आ रही है, या तो लड़की छेड़ने की घटना हो या साइकिल टकराने की घटना हो, साइकिल मोटरसाइकिल, दोनों घटनाएं ऐसी नहीं है जिसको दो चार बुजुर्ग कोई सीनियर खड़ा होकर सुलझा सके। तो आपको लगता है कि पॉलिटिकल ट्विस्ट है इस पूरे मामले का? निश्चित रूप से पॉलिटिक्स, जिस किसी को भी इसका लाभ होना है उन सब लोगों ने इसमें अपना अपना दांव आजमाया और फाइनल यही हुआ कि मरने वाले अपना गए, हजारों लोग बेघर हुए और ये दाग गांव तक में गया है, तो ये लंबे समय तक चलेगा। और इसीलिए आप देख रहे हैं कि रात से टूटने के बाद भी लोग वहां से उठने को तैयार नहीं है। वक्त हर जख्म को भर देता है। मुजफ्फरनगर में अगर सियासी दल अपनी रोटियां ना सेके स्वाद की, तो ये सबके लिए अच्छा होगा। अरविंद मोहन से हमारी बातचीत का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। आज भी प्रोग्राम के आखिरी चरण में हम आपके लिए एक तेजी से वायरल हो रहे वीडियो को लेकर आएंगे। 1990 ये तो 92 के लिए दिया था, आप अभी तक खा रहे। पर हर रोज की तरह आज भी प्रोग्राम का आगाज चुनावी चटपट से होगा, जो सियासी नेपथ्य के आहटों को समझने की एक छोटी सी कोशिश है। इन दिनों छत्तीसगढ़ में मोदी के इंतखाबी मुहिम चाय पे चर्चा ने वहां के सियासी माहौल में उबाल ला दिया है। छाया वर्मा जो रायपुर से कांग्रेस की उम्मीदवार थी, लेकिन उन्हें चाय पर चर्चा भारी पड़ गई। ऐन चुनाव से पहले कांग्रेस ने छाया वर्मा की जगह सत्यनारायण शर्मा, जो रायपुर देहात के रुकन असेंबली हैं, उनको टिकट दे दिया। छाया वर्मा की टिकट कटने की वजह चाय पे चर्चा को ही माना जा रहा है। छाया वर्मा इंतखाबी माहौल बनाने के लिए रायपुर से बीजेपी रुकने पार्लियामेंट और मौजूदा उम्मीदवार रमेश बैस के घर के बाहर मुजाहिरा कर रही थी। इस दौरान रमेश बैस ने उन्हें चाय पर मधु किया, जिसे छाया मना नहीं कर पाई। चाय की एक घोट पीने के बाद कुछ कांग्रेसी कारकुन में बैस से पूछा, क्या ये मोदी चाय है? इस पर रमेश बैस ने चुटकी ली कि ये रमेश बैस चाय है। बैस की चाय की गूंज आहिस्ता आहिस्ता रायपुर में इस तरह सुनाई देने लगी कि मजबूर होकर कांग्रेस को छाया वर्मा की टिकट काटनी पड़ी। केरल के साबिक गवर्नर और बिहार के औरंगाबाद सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार निखिल कुमार की पिछले लोकसभा इंतखाबात में इस सीट से जमानत जब्त हो गई थी। तब उन्हें महज 54,000 वोट मिले थे। निखिल के दादा अनुग्रह नारायण सिंह बिहार के नायब वजीर आला और वालिद सत्येंद्र नारायण सिंह बिहार के वजीर आला रह चुके हैं। ये एक राजपूत अक्सरियती सीट है, पर यादव और मुस्लिम वोट यहाँ फैसला कुन है। यहाँ 4 लाख से ज्यादा यादव वोट है। इस वजह से जैसे ही लालू यादव से कांग्रेस का इंतखाबी समझौता हुआ, निखिल कुमार ने मैसेज भेजकर हाईकमान से कहा कि वो औरंगाबाद से इंतखाब लड़ना चाहते हैं। चूंकि इलेक्शन नोटिफिकेशन जारी होनी थी, इस वजह से उसी सुबह की फ्लाइट से निखिल को दिल्ली बुलाया गया।
पुल से इस्तीफा लिया गया। शाम 5 बजे की फ्लाइट से उन्हें तिरुवनंतपुरम के लिए रवाना कर दिया गया। फिर नए गवर्नर के लिए शीला दीक्षित से बात की गई। उनकी हामी मिलने के बाद देर रात वजीर दाखिला शिंदे शीला की तकरूरी और उत्तर प्रदेश के गवर्नर BL जोशी को एक्सटेंशन दिए जाने की तजवीज लेकर सदर जमहूरिया के रिहाइशगाह पहुंचे और हाथों हाथ इस अमल को मुकम्मल किया गया। पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक प्रमुख जिला है मुजफ्फरनगर, जिसकी मिठास पूरे देश के मिजाज में घुली मिली है। एशिया की सबसे बड़ी गुड़ की मंडी यहीं पर है। लौह उद्योग, पेपर और चीनी मिलें भी यहां बहुतायात में है। किसान राजनीति का गढ़ है। ग्रामीण, कस्बाई और शहरी क्षेत्र है। यूं तो इसे क्राइम कैपिटल के नाम से भी पुकारा जाता है। किसानों की अपनी समस्याएं हैं। बिजली पानी की समस्या, बदहाल कानून व्यवस्था, शिक्षा का गिरता स्तर, गड्ढों में सड़कें ढूंढनी पड़ती है, बेरोजगारी, महंगाई, इस पर यहां प्रमुख चुनावी मुद्दे होंगे। यहां के लोग सपा और बसपा दोनों ही सरकारों से निराश हैं। 8 शुगर मिलें हैं जिन पर किसानों का भविष्य निर्भर करता है। 4 जनपद में 40 से ज्यादा पेपर मिले हैं और लगभग 100 से भी ज्यादा स्टील की फैक्ट्रियां हैं जो जीविका के बड़े साधन हैं। संसद में मुजफ्फरनगर का प्रतिनिधित्व बसपा के विवादित कादिर राणा करते हैं। कादिर राणा दंगों के आरोपी भी हैं और इन पर हत्या के प्रयास, आगजनी, पथराव सहित दर्जनों मुकदमे पहले से दर्ज हैं। संसद में कादिर राणा का प्रदर्शन औसत रहा है। सदन में इनकी उपस्थिति 57%, मात्र एक बहस में हिस्सा लिया और 111 सवाल पूछे। मेरे साथ रहता था साया हमेशा, मगर इन दिनों हम अलग हो गए हैं। वोट करेगा इंडिया में फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मुजफ्फरनगर पे सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं। अंधेरे में जिस वक्त मुझको जरूरत थी अहबाब की, वो गायब था, उसका निशान तक नहीं था। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम थे मुजफ्फरनगर की चुनावी यात्रा पर। आइए अपने उसी अधूरे सफर को आगे बढ़ाते हैं। जातीय समीकरणों की बात करें तो मुस्लिम जाट बहुल क्षेत्र है। मुजफ्फरनगर दंगों ने सियासी समीकरणों में बड़ा उलटफेर कर दिया है। यही वजह है कि सभी दलों ने जातीय समीकरणों को देखते हुए अपने प्रत्याशी मैदान में उतारे हैं। सपा और बसपा को मुस्लिम वोटों का आसरा है तो भाजपा जाट वोटों में सेंध लगाने की जुगत में है। बसपा ने कादिर राणा को फिर से चुनावी मैदान में उतारा है। सपा ने मुजफ्फरनगर दंगों को समझने में देर कर दी। पूर्व में राज्य मंत्री चितरंजन स्वरूप के बेटे गौरव स्वरूप का टिकट बदलकर पूर्व मंत्री और वर्तमान में गन्ना एवं बीज विकास निगम के अध्यक्ष चौधरी बीरेंद्र सिंह को साइकिल की सवारी काटने का मौका दिया है। ये गुर्जर जाति से हैं। कांग्रेस ने पंकज अग्रवाल को, जो पालिका परिषद के चेयरमैन हैं, उनको मैदान में उतारा है। भाजपा ने डॉक्टर संजीव बालियान को। संजीव बालियान ने दंगों के दौरान फर्जी नामजदगी के खिलाफ आंदोलन चलाया था और महिला सुरक्षा और मोदी के नाम पर वो वोट मांग रहे हैं। आपने एक मुस्लिम प्रत्याशी पर भरोसा जताया है, यहां पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिल सकता है, वो भी भाजपा, बसपा और सपा के बीच। आप पार्टी का कैंडिडेट कादिर राणा के वोट बैंक में सेंध लगा रहा है। क्षेत्र में कुल मुस्लिम आबादी 38.1% है और शहरों में 46.5%। सांसद कादिर राणा वही सांसद हैं जो संसद में ठीक से शपथ भी नहीं ले पाए थे। उद्योगपति हैं। क्षेत्रवासियों के आगे वादों की झड़ी लगा दी थी पर कोई भी वादा पूरा नहीं कर पाए। मुजफ्फरनगर क्या नाम आते ही पहली तस्वीर क्या उभरती है? देखिए, मुजफ्फरनगर पे सारी दुनिया की नजरें लगी हुई हैं और ये एक्सपेरिमेंट अपने आप में बहुत बड़ा है कि यहाँ जो पुराना समीकरण चलता था जाट और मुसलमान एक साथ वोट देने का, वो फिर से जुड़ पाएगा या नहीं, ये अपनी जगह अब सवाल नहीं है, क्योंकि ये जुड़ना कम से कम मुजफ्फरनगर में बहुत संभव नहीं दिखाई देता। असली चीज ये है कि यहाँ जाट वोट किस तरफ जाता है, क्योंकि जाटों का वोट यहाँ के पोलराइजेशन के हिसाब से बीजेपी की तरफ जाना चाहिए था। लेकिन अजीत सिंह की वापसी हुई है, अगर जाट आरक्षण के मार्फत कि वो उनका इलाके में कोई असर पड़ा है, और उससे भी ज्यादा
राकेश टिकैत ने पार्टी उनकी ज्वाइन की है, जो उसी बालियान खाप के हैं जिनका सबसे ज्यादा इस इलाके में, सबसे ज्यादा गांवों में असर है। संजीव भी उसी खाप के हैं। तो ये एक जाटों की लड़ाई भी अपने आप में है कि जाटों में एक नंबर कौन होता है। अरविंद जी, लेकिन पहली बार है कि बसपा के वोट बैंक में दो फाड़ हो गया है कादिर राणा को टिकट देने से। कादिर राणा अपने आप में पर्याप्त विवादास्पद हैं, उनको दुश्मन ढूंढने की जरूरत नहीं है। दंगे वाला रोल एक अपनी जगह है, लेकिन उससे ज्यादा एमपी के तौर पे उन्होंने जो कुछ किया है और खुद अपना जो कुछ किया है अपने जीवन में भी, मर्डर से लेके कई तरह के चार्जेस में नाम उनके रहे हैं, तो इन सब के बाद कादिर राणा को दुश्मन ढूंढने की जरूरत। अरविंद जी, चौधरी वीरेंद्र सिंह जिनको सपा ने टिकट दिया है, ये वही चौधरी वीरेंद्र सिंह है जब दंगों के दौरान एसएसपी और डीएम घरों की तलाशी ले रहे थे तो उन्होंने लखनऊ फोन करके इनका ट्रांसफर करवा दिया था। एक रोल पूरे इसमें समाजवादी पार्टी से जुड़े लोगों का रहा है और वो भी एक पक्ष है अपनी जगह, आप उस पक्ष को नहीं बोलिए। अरविंद जी, मोदी की एक अघोषित लहर सी है मुजफ्फरनगर में, तो मुसलमान जो वहां का है उसी को वोट देगा जो भाजपा को हराने की खुबत रखता हो। जहां मुसलमान आबादी 38% हो वहां एकजुट होकर वोट देगा, ये भी अपने आप में एक मिथ है। आपका जो मुस्लिम उम्मीदवार है वो मुस्लिम वोट बैंक में कितना सेंध लगा पाएगा? रुझान अगर बदलेगा आपके प्रति मुसलमानों का, क्योंकि आप उस पॉइंट पे काम कर रहा है, तो काफी सारी सीटों पे बदलेगा, एक दो सीट पे नहीं बदलेगा। अब वही है, लेकिन तभी जब आप लड़ते दिखाई देगा बीजेपी से। आइए अब आपको ले चलते हैं उत्तराखंड की सीमा से लगे बिजनौर की चुनावी यात्रा पर। उत्तराखंड की सीमा से लगा बिजनौर कृषि प्रधान क्षेत्र है, छोटे छोटे उद्योग धंधे हैं। गंगा नदी से आने वाली बाढ़ यहां के लोगों के लिए भीषण समस्या लेकर आती है। पिछड़ा जिला है, 8 शुगर मिलें हैं, ना सड़कें हैं, ना बिजली, ना पानी। किसानों का जीवन समस्याओं से त्रस्त है। क्षेत्र का विकास नहीं हुआ है। शिक्षित बेरोजगार बड़ी तादाद में हैं। चिकित्सीय सुविधाओं का अभाव है। अपराध का बोलबाला है। जातीय समीकरणों पर नजर डालें तो 15 लाख मतदाताओं में 5.5 लाख मुस्लिम मतदाता हैं। फिर गुर्जर वोट हैं। 2,25,000 दलित, 1,60,000 जाट मतदाता हैं। इनके अलावा सैनी, यादव, वैश्य मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है। मुस्लिम, जाट और दलित मतदाता किसी भी उम्मीदवार की जीत हार में निर्णायक भूमिका अदा कर सकते हैं। बिजनौर का हमारा ये चुनावी सफर जारी रहेगा। फिलहाल वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। सच दिखाने की जिद बनी रहेगी। आप बने रहिए हमारे साथ, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। देखो भाई, फिक्र मत करो, वो भी उसी की तरह एक्सपायर्ड है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है 2014 के चुनावी घमासान को एक मुकम्मल पहचान देने वाले प्रोग्राम वोट करेगा इंडिया में। ब्रेक पर जाने से पहले हम बिजनौर के चुनावी सफर पर थे। आइए अपनी उसी यात्रा को आगे बढ़ाते हैं। राष्ट्रीय लोकदल के संजय सिंह चौहान लोकसभा में बिजनौर का प्रतिनिधित्व करते हैं। क्षेत्रवासियों को इनके दर्शन कम ही हुए हैं। यहां तक कि जब क्षेत्र भीषण बाढ़ की चपेट में था तब भी सांसद महोदय ने क्षेत्रवासियों की सुध लेने की जहमत नहीं उठाई। सांसद महोदय मुजफ्फरनगर के रहने वाले हैं, जनता के लिए लापता हैं। इस चुनाव में यहां महंगाई, भ्रष्टाचार, विकास, बेरोजगारी के अलावा क्षेत्र का रेल संपर्क भी एक बड़ा चुनावी मुद्दा है। संजय चौहान की संसद में मौजूदगी 90% रही। 277 सवाल पूछे और 34 बहसों में हिस्सा लिया। राष्ट्रीय लोकदल ने एक्टर टर्न राजनेता रामपुर की सांसद जया प्रदा को मैदान में उतारा है। रालोद को जया प्रदा के ग्लैमर पर पूरा भरोसा है। जया प्रदा भी जाट मुस्लिम गठजोड़ को रालोद के पक्ष में लाने का प्रयास कर रही हैं। यानी कि दंगों की आग से जो जाट अजीत सिंह से दूर चले गए थे उन्हें वापस लाने की कोशिश है। यहां जाट आरक्षण का लाभ रालोद को मिलता दिख रहा है। वहीं जया प्रदा ने अजीत सिंह की पार्टी में शामिल होकर उनमें एक नई जान फूंक दी है। बसपा ने मल्लुक नागर को चुनावी मैदान में उतारा है। मल्लुक नागर के पास अपना वोट बैंक है। यह मेरठ के रहने वाले हैं। नागर को दलित मुस्लिम गठजोड़ के साथ गुर्जर वोटों का भी आसरा है।
सपा ने अमीर आलम का टिकट काटकर शाहनवाज राणा को अपना प्रत्याशी बनाया है। अमीर आलम अनुराधा चौधरी के विश्वस्त थे, साथ ही दंगों के दाग भी उनके दामन पर लगे हैं। इस वजह से उन्होंने बिजनौर आना ही छोड़ दिया। शाहनवाज राणा स्टील किंग कहे जाते हैं, लोहे और स्टील की फैक्ट्री है। चर्चित हाईवे रेप कांड में उनका नाम उछला था। आप पार्टी ने पेशे से डॉक्टर गौरव चौहान को अपना प्रत्याशी बनाया है। गाजियाबाद के रहने वाले हैं, पर आपका इस क्षेत्र में कोई खास असर नहीं दिखता। भाजपा ने नामांकन दाखिल करने से मात्र कुछ समय पहले अपना प्रत्याशी राजेंद्र सिंह को बदलकर भारतेंदु सिंह को टिकट दे दी। भारतेंदु सिंह मुजफ्फरनगर दंगे में आरोपी हैं, पर राजेंद्र सिंह भी मैदान छोड़ने को तैयार नहीं। वे भी चुनावी मैदान में डटे हैं। यह मुकाबला दिलचस्प मोड़ पर है, त्रिकोणात्मक है। आरएलडी बसपा और भाजपा के बीच है। अरविंद जी, जयप्रदा ने मुकाबले को कितना दिलचस्प बना दिया यहाँ? निश्चित रूप से जहां कहीं पार्टी नहीं दिख रही थी, कांग्रेस और आरएलडी, वहां पार्टी मुकाबले में आ गई है। अरविंद जी, कोई भी सियासी दल जो बुनियादी मुद्दे हैं उनको क्यों नहीं एड्रेस करता? मतलब गंगा नदी से आने वाली बाढ़ हर साल इतनी विभीषिका लेकर आता है, पर किसी के पास कोई प्लान नहीं है उसको लेकर। बड़ी पार्टियों के पास सचमुच होश नहीं है। जो बड़े मुद्दे हैं, विदेश नीति हो, आर्थिक नीति हो, इन सब पे सब पार्टियों की राय एक हो गई है। शासन लगभग एक तरीके से चल रहा है। अरविंद जी, आपने सवाल कुछ पहले उठाए अभी कि उनको समर्थन मूल्य तो मिल रहा है गन्ने का, लेकिन बकाया भुगतान इतना है कि वो मिल नहीं रहा है उनको। सिर्फ गन्ने का मामला नहीं है, आप गेहूं को देखिए, धान जब किसान के पास होता है तो उसकी कीमत कुछ और, जब किसान को लगाना होता है बीज खाद, उस समय देखिए क्या मारामारी होती है। और कायदे से इससे भी ऊपर कि अब किसान अगर समृद्ध हुआ है थोड़ा भी, तो वो समृद्धि को किसी और प्रोडक्टिव काम में ले आए, इलाके का ग्रोथ हो, रोजगार मिले, उसके बारे में न बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध है, न कोई किसी के पास कोई नीति है। अरविंद जी, जया प्रदा पर अजीत सिंह ने जो इतना बड़ा दाव लगाया है, तो आपको लगता है वो सफल हो पाएंगे? सफल एक महीने में तो हो गए हैं। मैं कहूंगा कि कम से कम चर्चा बदल गई। जो एकदम लगता था कि अजीत सिंह कहीं मुकाबले में नहीं आएंगे, इस पूरे इलाके से बाहर हो गए हैं। तो आरक्षण और जयाप्रदा जैसे कैंडिडेटों की उपस्थिति, नगमा, इन सब ने उनको वापस। आपको लगता है संजय चौहान से जो लोगों की नाराजगी थी, एंटी इनकम्बेंसी था उनके खिलाफ, उसको माइल्ड किया जयाप्रदा ने? निश्चित रूप से किया है। और वो कैंडिडेट वही क्या, अजीत सिंह के पुराने सारे कैंडिडेट, क्योंकि पार्टी नामक का कोई चीज उनके पास बची नहीं है, वो चॉइस पर है और हर किसी को उनका वोट बैंक दिखता है। बिजनौर की आखिरी चुनावी तस्वीर क्या दिखती है? ख्याल अभी भी बीजेपी बीएसपी की लड़ाई होनी चाहिए। जयप्रदा अगर लड़ाई में आ जाएं तो उनके लिए उपलब्धि होगी। प्रोग्राम के आखिर में अब बारी है वायरल वीडियो दिखाने की। बाबा, बाबा, अरे आइए 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 अडवाणी जी, आइए भाई, बैठ जाइए बैठ जाइए बैठ जाइए। बाबा, ये कैसा चैन ब्राश दे दिया आपने मुझे? अरे क्या हो गया भाई? कोई भी मान दे के चला जाता है, गिर जाता हूँ जगह जगह। 1990? ये तो 92 के लिए दिया था, अब अभी तक खा रहे। अच्छा कोई बात नहीं है, अब बालकृष्ण जी के पास जाइए। मैंने नई परिस्थितियों के हिसाब से आपके लिए एक चैन प्राश बनाया है, जिसको खा के आप 1 महीने के अंदर टनाटन जवान हो जाएंगे। जाइए जाइए। हेड से ना गिर जाऊं। अरे नहीं नहीं, खास आपके लिए है, संभाल के। देखो भाई, संभाल के जाना है। बाबा, ये आपने क्या कर दिया? ये बुढ़ा जवान हो गया तो मेरी खटिया खड़ी कर देगा। देखो भाई, फिक्र मत करो, वो भी उसी की तरह एक्सपायर्ड है। आज के लिए बस इतना ही। कल हम आपको लेकर चलेंगे एक वीआईपी सीट में शुमार होने वाले गाजियाबाद की चुनावी यात्रा पर। साथ ही हम जानेंगे बागपत का चुनावी मिजाज। प्रोग्राम के बारे में आप अपनी राय से हमें अवगत करा सकते हैं। आपका हर सुझाव हमारे लिए बहुमूल्य होगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल इसी वक्त, इसी चैनल पर, इसी प्रोग्राम में, सच दिखाने की इसी जिद के साथ। तब तक के लिए मैं त्रिदीप रमण अपने साथी चुनाव विशेषज्ञ अरविंद मोहन और एनटीआई मीडिया की पूरी टीम के साथ आपसे विदा लेता हूं। नमस्कार, गुड नाइट। आज हम आप पहुंचे हैं गाजियाबाद और बागपत। वोट करेगा